Okay, welcome Tanya. Okay, good afternoon, sir. Good afternoon to you. कैसी हैं, ठीक हैं? जी सर। जी जी जी। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर। पहला अटेम्प्ट है ये, और या इससे पहले भी कभी क्वालिफाई किए हैं? नहीं सर, इससे पहले प्रीलिम्स दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ था। राइट राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट कहाँ की है एजुकेशन? सर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय एटा से किया है। एटा से किया? वेरी जी। गुड। अच्छा, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस। साइंस में बीएचयू से किया है ना? जी सर। जी सर। तो बीएचयू का हिंदी में क्या नाम है? सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, तो हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अंग्रेजी में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने शिक्षा ली है ना? और नाम में विसंगति है, जैसे आपका नाम है तानिया, तो चाहे हिंदी में लिखा जाए, चाहे इंग्लिश में लिखा जाए, चाहे किसी भाषा में लिखा जाए, भाषा से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो वो एक जी इतना सर। वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है और उसके नाम में भाषा के साथ में परिवर्तन होता है, तो ये इस पर कभी ध्यान गया आपका? सर एक्चुअली सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन बनारस नाम भी हिंदी से ही आया हुआ है। जो वाराणसी शहर है वो वरुणा नदी के किनारे है, तो सर। वो ठीक है, वो ठीक है। आप मतलब पिन पॉइंट मेरी बात बताइए सर, कि जैसे कोई नाम है तो वो चाहे हिंदी में लिखा जाए, चाहे जिस भाषा में लिखा जाए, तो वही लिखा जाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि भाषा के साथ चेंज जी हो सर। जाएगा वो, है ना? इस पे आपका कभी ध्यान गया कि नहीं? सर ऐसे सोचा, बट कभी मैंने इसको देखने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ है। पर जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए, और इस जी माध्यम सर। से वहां तक जाना चाहिए, है ना? जी बर्ड फिल्म सर। यूनिवर्सिटी है, मुझे इससे तकलीफ होती है कि उसका दो तरह से नाम। अच्छा, फिर आपने एमए किया है आपने जेएनयू से, है ना? जी सर। राइट। तो जेएनयू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू अच्छी है ही है। तो जेएनयू पिछले दिनों बड़ी चर्चा में रही, तो क्या कारण थे वहां पे, क्या प्रॉब्लम थी? सर अभी फिलहाल तो चर्चा में थी क्योंकि नेशनल जो रैंकिंग आई थी गवर्नमेंट की, तो उसमें यूनिवर्सिटीज में उसको सेकंड रैंक मिल रहा था, इसलिए अभी फिलहाल चर्चा में थी। और उससे पहले किस किस लिए चर्चा में थी? उससे पहले सर वहां पे फी हाइक का इशू था, उसके लिए रहे थे। और फिर उसमें क्या क्या हुआ? बड़ा काफी काफी कांड हो गए उसमें। जी सर। इनिशियली फी हाइक हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अभी ये मान लिया है कि जब तक आगे की कार्रवाई ना हो तब तक पिछले जो रेट्स है उसके अकॉर्डिंग ही फी बच्चों से ली जाए। जी 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 जी। तो उस समय आप स्टूडेंट थी वहां पे? जी सर, मैं अभी भी वहाँ स्टूडेंट हूँ। अभी भी आप स्टूडेंट है? तो वाइस चांसलर महोदय जो थे, उनका कैसा रोल लगा आपको? सर ऐसे तो अगर फी हाइक का देखा जाए तो उस पर कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। द मेन प्रॉब्लम वाज कि हाउ दिस डिसीजन वाज इम्प्लीमेंटेड। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल नहीं था, उनको एंगेज नहीं किया गया, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। किया जाना चाहिए, है? यस, आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को रानी, एंगेज करना चाहिए था। जी जी जी, रानी नागर का नाम सुना है? नो सर। रानी नागर एक आईएएस ऑफिसर हैं, या मतलब उन्होंने क्विट कर दिया। आपने नाम नहीं सुना उनका, है? अच्छा, अभी एक, आपने बताया तो याद आया, बट चलो कोई मुझे बात नहीं, याद आया कुछ? बट मुझे उनका एग्जैक्टली याद नहीं कि उन्होंने क्या याद किया है। याद याद नहीं। अच्छा, एक और महिला ऑफिसर हैं, वो इस बीच जो कोविड-19 का जो संकट आया, तो उसमें उनका नाम काफी चर्चा में रहा, तो उनका नाम बता सकती हैं? एक ऑफिसर का स्पीच मैंने सुना था जो कि साउथ इंडिया में, आई थिंक तमिलनाडु एरिया में आईपीएस ऑफिसर थी। उनका एक स्पीच मैंने सुना था जो कि कोविड-19 से। स्पीच की बात नहीं, उनका कार्य। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। भीलवाड़ा का जिक्र सुना यस आपने? सर। यस है? सर। यस सर। तो कौन कौन ऑफिसर थी वहां पे? मैम टीना डाबी मैम वहाँ पे हैं वो उनके। बहुत चर्चा की बात है कि एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने मतलब एक बड़ी समस्या को कंट्रोल कर लिया, है कि जी नहीं? जी। जी सर। कोविड-19 के दौरान ही जब मजदूर माइग्रेंट अपने घरों को जा रहे थे,
तो एक लड़की और चर्चा में आई, उसका नाम बता सकती हैं? ओके बिहार एक को लड़की बिलोंग थी जो अपने फादर को साइकिल पे बिठा के दिल्ली से बिहार तक लेके गई थी। जी जी जी, क्या नाम था उसका? सर आई एम नॉट मैं एबल नाम टू नहीं बता रिकॉल द सकता। नेम। ज्योति पासवान था। तो ज्योति। अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है? उनको उनको गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर वो उसमें साइकिलिंग एथलेटिक्स में अगर वो कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पहले पूरी करना चाहेंगी, उसके बाद ही अगर ये सब में वो करना चाहेंगी। अच्छा, आपके जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएम है, एंड सेकंड प्रेफरेंस मेरा ईओ है, एंड थर्ड प्रेफरेंस सर मेरा डीवाईएसपी है। डीवाईएसपी। तो ये जो उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, अभी बड़ी जबरदस्त घटना हुई, मतलब बहुत खराब घटना थी वो। तो उसको आप कैसे देखती हैं? मतलब वो इतनी बड़ी घटना हो गई कि जिसके ऊपर सिस्टम को ओवरहालिंग करना पड़ेगा। जी जी सर, यस सर, ये बहुत ही दुखद था पहले तो, एंड सेकेंडली वहाँ पे अ, क्योंकि वो जो क्रिमिनल जो था वो बहुत बहुत पहले से था, इट वाज नॉट द न्यू वन के पुलिस को पता नहीं था उसके बारे में। तो आई थिंक कि थोड़ा सा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से तैयारी की थोड़ी कमी थी जब वो उसके पास उसको लेने गए। सो यस। तो ये जो सिस्टम में सड़ांध जो आ गई है, जो मतलब गंदगी आ गई है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? मान लीजिए कल आप सिलेक्ट हो जाती हैं, तो कैसे दूर करेंगे? सर सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं कि मतलब अगर गवर्नेंस को लेके चलें तो टेक्नोलॉजी को अगर हम लेके आए तो जितने कम मतलब लोगों का इंटरफेरेंस कम हो, सीधे जो सिटीजन्स हैं उनके साथ डायरेक्ट अगर वो हो जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है। पर मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम है उसको होलिस्टिकली थोड़ा देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। एजुकेशन के लेवल पे अगर हम देखें तो इन द सेंस कि जो जो नैतिक शिक्षा जो रहती है वो चीज अगर बच्चों में पहले से ही मतलब किया इनकलकेट किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सोसाइटी में हो गया इस चीज को लेके, तो वो थोड़ा खत्म करने की जरूरत। आपका कोई रोल मॉडल ऑफिसर के रूप में? ऑफिसर के रूप में ये सर नॉर्थ ईस्ट में जो पामे आर्मस्ट्रॉन्ग सर हैं वो ऑफिसर के रूप में मेरे रोल मॉडल हैं। अच्छा, क्या काम है उनका? उन्होंने सर वहाँ पे एक रोड जो डेवलप की थी जिसके लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब सीधे सीधे उनको कोई फंडिंग नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विल पावर से वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तो ये तो पर्सनल लेवल पे उन्होंने काम कर दिया। एक ऑफिसर के क्या गुण होने चाहिए? पहला गुण उसका क्या होना चाहिए? अ, सबसे पहला गुण आई बिलीव सर लीडरशिप रोल एक होना चाहिए, और लोगों को साथ में लेके काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। जी जी। लीडरशिप मतलब कि किस तरह की लीडरशिप? जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप? नो सर, लीडरशिप का मतलब कि जो कोई एक विजन सामने रख सके, जिसके हम्म पास एक विजन हो काम करने के लिए, क्योंकि हार्ड वर्क आप किसी भी चीज पे तब करेंगे जब जब कुछ अच्छा करने का हो, कुछ विजन हो आपके पास कुछ करने के लिए। मान लीजिए कानपुर वाली घटना में आप इंचार्ज ऑफिसर होती हैं, जी एक एक सीओ साहब डीटीएसपी जो थे उनकी डेथ हुई है ना, जी जी सर। शहीद हो गए। तो आप क्या करती? सो मुझे लगता है सबसे पहले इंटेलिजेंस गैदर करनी चाहिए थी, मतलब अंडर कवर किसी को भेजना चाहिए था ये पता करने के लिए कि वहां पे ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी अच्छे से की जा सकती थी उसको पकड़ने के लिए। नहीं, तैयारी की बात नहीं थी उसमें। मेरी समझ में तैयारी की बात नहीं थी। वो आपके विभाग के मतलब विभाग के ही लोगों ने उसको सूचना दे दी। तैयारी क्या करेगी? वो तो भेदिया भेदिया साथ में है ना, तो जी वो सर। प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उन सीओ साहब ने अपने एसएसपी को लिखा था, जी पर सर। इसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में क्या कर सकती हो आप? सर अगर मुझे पहले से ये पता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर उन लोगों से मिला हुआ है, तो हम मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उनको ना बताया जाए, इस तरीके से किया जा सकता था उन लोगों को, क्योंकि वो ऑफिसर जो उन्हें पहले से पता था जो उनसे मिला हुआ है वो भी उस टीम में शामिल था।
तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जबकि हम पहले से जानते हैं। घर में ही भेजिए हैं तो किन किन से आप परहेज करोगे? वो तो आपके साथ वर्कर हैं, सहकर्मी हैं, तो उनसे तो बड़ा मुश्किल होगा ना, है ना? अच्छा चलिए थोड़ा और बाहर निकलते हैं, है ना? सीमाओं की तरफ चलें जरा, भारत की सीमाओं पे आजकल क्या हो रहा है जी सर। बताएं। सर, एक तो नेपाल के साथ थोड़ा इशू चल रहा है। आज ही न्यूज में आया कि उन्होंने बॉर्डर पे हमारे कुछ लोगों को मार दिया। दूसरा, जो बॉर्डर पे जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड का जो बॉर्डर है उत्तराखंड की तरफ, उस पे काला पानी, लिपू लेक, ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, वो नेपाल ने अभी अपने मैप में उनको दिखा दिया है, जबकि वो हमेशा से हमारे उसमें थे। एंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी, सगौली ट्रीटी। तो उसमें लिखा है कि जो काली रिवर है वो बॉर्डर है, लेकिन काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसमें इंडिया और नेपाल दोनों के ही इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो ये जो नेपाल का प्रॉब्लम है भारत के साथ में, ये पहले कभी नहीं था। पहले शुरुआत में तो यहाँ तक बात थी कि नेपाल एक तरह से भारत के एक प्रदेश की तरह व्यवहार करता, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई। पाकिस्तान पहले से प्रॉब्लम था, चाइना तो शुरू से प्रॉब्लम था, अगर जो लोग जानकार हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? सो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा जो कारण है वो नेपाल का इंटरनल पॉलिटिक्स है, कि वो लोग अपने पॉलिटिक्स के उसकी वजह से सिर्फ मतलब इंडिया के उस पे वो कर रहे हैं और चाइना की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम इज इंटरनल पॉलिटिक्स। तो चाइना का कोई प्रभाव नहीं है उस पर? ऑफ कोर्स चाइना का प्रभाव है सर। चाइना की जो डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसपे वो पहले लोन देके और इन्वेस्टमेंट करता है और फिर वहां पे पूरा उसको डेप्ट में करके, तो ऑब्वियसली सर चाइना का रोल है। तो अब आप समझिए कि चाइना खुद तो भारत के लिए प्रॉब्लम है ही है, पाकिस्तान प्रॉब्लम है, वो उसकी ग्रिप में है, नेपाल प्रॉब्लम है, वो भी उसकी ग्रिप में है। तो इसका मतलब हम भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फेलियर माने उसका? नहीं सर, ये इसको फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन हम इसमें और मतलब अच्छा कर सकते हैं इकोनॉमिक सेंस में। जिस तरह चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर हम भी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं तो फिर जो पॉलिटिकल रिलेशंस भी हमारे अच्छे हो सकते हैं। जैसे ईरान में हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन अभी ग्वादर पोर्ट पे चीजें थोड़ा खराब हो गई हैं। तो जब अगर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इस स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी अच्छा रहेगा। तो ये जो चाइना के साथ में अभी हमारा प्रॉब्लम है, अभी डिस्प्यूट है, वर्तमान में चल रहा है, वो और कोविड-19 के लिए भी चाइना जिम्मेदार है क्या? सर, कोविड-19 एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इन द सेंस के एक पेंडेमिक है। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री पे आउटराइट ब्लेम करना उतना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, चाइना की तरफ से काफी सारी गलतियां हुई, इन द सेंस कि उन्होंने पहले नहीं बताया। उनको पहले बताना चाहिए था कि वहां पर वो पेंडेमिक चल रहा है। और चाइना क्योंकि एक सर्विलेंस स्टेट की तरह काम करता है, तो कोई भी न्यूज बाहर आने में बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार हम चाइना को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उन्हें ये न्यूज पहले देनी चाहिए थी। तो वो जिम्मेदारी बनती है ना? जी जी तो सर। उसका और ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें आपस में कोई रिलेशनशिप बनता है क्या? अगर हम जिस तरह वर्ल्ड लेवल पे लोग मतलब बहुत सारे कंट्रीज चाइना को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि चाइना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड करने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाने के लिए बॉर्डर पे या फिर कहीं इधर उधर कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताकि लोगों का ध्यान वहां से हटके इन चीजों पे चला जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओवर टू नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाय। ये बताइए, प्रियम्बल पढ़ा है? जी। प्रियम्बल एक बार डिफिनेशन पूरी प्रियम्बल बताइए क्या है? ओके, सो प्रियम्बल इज अबाउट, सबसे पहले हम उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो वहां पे हम जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। एंड लिबर्टी की बात करते हैं, दैट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। And then we talk about equality of status and opportunity, and fraternity and integrity of the nation. And उसके बाद हम किस डेट को हमने अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949, and the nature of the Indian state, that is sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this is the preamble of
the Constitution of India. गुड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अच्छा, आपकी 5 फीमेल रोल मॉडल हैं कोई? 5 फीमेल, ओके। सबसे पहले नंबर पे तो मैं अपनी मदर को रखना चाहूंगी। एंड अभी हम देखें तो अभी कोविड-19 पेंडेमिक के उसमें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रही हैं। पर अगर मैं इस तरह से देखूं जो मैंने हमेशा से बना के रखा है, तो मेरी मदर है जो कि मेरी रोल मॉडल है। कोई 5 नेम मेंशन करिए आप। ओके, आई कैन मेंशन द नेम्स जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, जैसे कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे सरोजिनी नायडू जी थी, और कॉर्पोरेट फील्ड में इंदिरा नूई जी हैं जो कि पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं। एंड एक प्रभावशाली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रह चुकी हैं। ऐसी कोई 3 स्कीम्स बताइए फीमेल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगता है। जी, तो एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि सेक्स रेशियो को इंक्रीज करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक पार्ट है। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को अच्छा करने के लिए एक लक्ष्य टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीमेल को लीव जो मैटरनल बेनिफिट का जो लीव देती है, वो भी एक काफी अच्छी स्कीम है, ताकि फीमेल जो है बढ़ चढ़ के इसमें इकोनॉमिक फील्ड में पार्ट ले सकें, और जो उनकी घर वाली जो ड्यूटीज उनको जो दे के रखी हैं, तो उसके चलते वो अपना ये काम छोड़े ना। तो ये अच्छा, और यूपी गवर्नमेंट की कोई 2 स्कीम? ओके, यूपी गवर्नमेंट ने एक कन्या सुमंगला योजना चलाई है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे 18 इयर्स तक गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ कैश अमाउंट दिया जाएगा, जिससे कि चाइल्ड मैरिज रोकी जाए और उनकी पढ़ाई के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके पास हो। एंड एक और स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, निराश्रित महिला पेंशन योजना, जो कि जो विडोज हैं उनके लिए पर मंथ 500 रुपीज कैश अमाउंट देने के लिए है। एंड पिंक बस सर्विस एक योजना है, जिसमें कि ऑल जो बसेस का जो पूरा स्टाफ होगा वो फीमेल होगा। जनरली रात में अगर कुछ महिलाएं ट्रेवल करती हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छा है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी लगती है प्रॉब्लम आपको फीमेल से रिलेटेड? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिससे अगर सॉल्व आउट करना सबसे जरूरी है, आपकी प्रायोरिटी पे रहेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज एजुकेशन है, और बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई है कि अगर हम फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, देन दे कैन रीजनेबली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, उनको क्या चाहिए, तो बाकी चीजें वो खुद कर लेंगी। अगर उनको एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड किया जाए तो हेल्थ में या फिर एम्प्लॉयमेंट में बाकी सब चीजें वो खुद कर सकती हैं। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। और सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, यस। तो आपकी प्रायोरिटी पहले एजुकेशन रहेगी या सिक्योरिटी? एजुकेशन इज प्रायोरिटी, लेकिन एजुकेशन मतलब एजुकेशन तभी प्रोवाइड किया जा सकता है जब महिला वहां तक सिक्योरिटी मतलब हो, और वो वहां तक पहुंच सके, स्कूल तक पहुंच सके, वापस आ सके। तो ये जो सिक्योरिटी का इशू है वो साथ वाला है। मेन थिंग इज एजुकेशन, एंड सिक्योरिटी इज वेरी बेसिक, मतलब उसके लिए मांगना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, तो अगर आपको SDM बना दिया जाए तो आप विमेन रिलेटेड कोई 3 ऐसी इनोवेटिव चीजें करेंगी अपने तहसील में?
इनोवेटिव मैम, आई वुड से कि विमेन जो चीजें पहले से हैं, जो लोगों के लिए नॉर्मल है, बेसिक है, वो भी चीजें महिलाओं के पास बहुत सारी नहीं है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन प्रोवाइड करना उनको, या फिर उन्हें उनको जागरूक करना कि गवर्नमेंट इतनी सारी जो स्कीम्स चला रही है उनको वो पता चलना ताकि वो उनका लाभ उठा सकें। तो ये अच्छा। सब चीजें मैं करूंगी। अच्छा, लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? ओके, सो लिटरेसी अगर गवर्नमेंट की डेफिनेशन से देखें तो लिटरेसी का मतलब है कि अगर आपको पढ़ना लिखना आता हो और आपको बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना आता हो, दैट इज लिटरेसी। बट एजुकेशन इज कि आप उस जो बेसिक लिटरेसी से ऊपर जाएं, एंड द थिंग इज कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें, एनालिसिस कर सकें, अपना रीजन यूज कर सकें, तो वो एजुकेशन है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस और आईटी, आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहा है? जी, कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या डिफरेंस है? आई वुड से कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस डोमेन, एंड वैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे अपने उसमें कोर्स में नहीं पढ़ी, बट मुझे लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर डोमेन दैट इज कंप्यूटर साइंस। या ओके, उल्टा है इसका? वही मुझे भी लग रहा था। ओके, सॉरी सर, आई लुक इट्स इनटू ओके, इट। इट्स ओके। टैगोर और गांधी पे भी आपने रिसर्च किया है? जी, तो अभी इनके, मेरा रिसर्च चल रहा है। अच्छा, तो इनके बेसिक क्या है कंसेप्ट? दोनों के क्या प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल में डिफरेंस है? ओके, और क्या तो सिमिलैरिटी है? दो जी, सिमिलैरिटी और दो डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले मैं सिमिलैरिटीज की बात करना चाहूंगी। तो दोनों ही गांधी एंड टैगोर, they are very focused for their quest for the truth, and they do not bend against anything जो उनके ट्रुथ के सर्च में आएगा, वो कभी भी उसके सामने झुकते नहीं है। तो the most similarity between them is the quest for the truth, and they both want to work for the country, our country India। तो ये भी उनकी सिमिलैरिटी है। एंड डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं गांधी की बात करना चाहूंगी। तो गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एंड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर आल्सो आइडियाज ऑफ टैगोर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो टैगोर के हिसाब से जो गांधी के जो आइडियाज हैं उनमें उतना नॉन वायलेंस नहीं है, इन द सेंस कि नॉन वायलेंस जो है वो कॉपरेशन और लव सिखाता है, लेकिन टैगोर कहते हैं कि गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं, जो कि टैगोर उसके बहुत अगेंस्ट है। टैगोर वाज अबाउट इंटरनेशनलिज्म, cooperation and harmony between east and west, harmony in the whole world। and second thing is कि टैगोर was a very vocal for freedom। उनके लिए फ्रीडम बहुत बड़ी चीज थी, और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल माइंड मोस्टली। लेकिन वो कहते हैं कि गांधी जो है, गांधी का जो नेशनल मूवमेंट है जिसमें वो स्वदेशी की बात करते हैं या चरखा की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें वो ऊपर से ऑर्डर्स देते हैं और नीचे सब लोग फॉलो करते हैं। तो टैगोर वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट कलेक्टिव्स, वेरी क्रिटिकल अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। तो उन्हें लगता है कि गांधी जी के ये जो तरीके थे फ्रीडम मूवमेंट में, जिसमें फ्रीडम नहीं है, वो कहते हैं कि आप ये सब काम फ्रीडम लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एट द वेरी बेसिक इंडिविजुअल फ्रीडम इज लॉस्ट इन द कलेक्टिव्स। तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, वर्किंग प्लेस पे विमेन रिलेटेड हैरेसमेंट रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगी? वर्किंग और प्लेस गवर्नमेंट ने पे, क्या किया है? जी, वर्किंग प्लेस पे हरेसमेंट रोकने के लिए एक हमारे पास लॉ है, सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ 2013 में जो आया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने पहले विशाखा गाइडलाइंस दी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ आया था, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो मैं इस लॉ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की वहां पे कोशिश करूंगी, और इसके अकॉर्डिंग एक कमेटी वहां पे होनी चाहिए। कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पे 10 से ज्यादा महिलाएं हैं तो एक ग्रीवांस रिट्रेसल कमेटी वहां पे होनी चाहिए। तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि मैं जहां भी काम कर रही हूँ वहां पे ये कमेटी हो। एंड सेकेंड थिंग कि किसी भी टाइम पीरियड में बीच बीच में सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी कराने चाहिए कि एम्प्लॉयज को थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए इन सब चीजों के बारे में, और जागरूक किया जाए कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो वो खुल सामने आए। शी बॉक्स क्या है?
शी बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसमें कि एम्प्लॉइज जो हैं वो अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकते हैं। उनके साथ अगर कुछ भी वर्क प्लेस पे कोई हरेसमेंट हो रहा है तो वहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आवाज आ रही है तान्या जी? जी जी सर। हाँ, मैं कह रहा था आप एटा से हैं, तो एक यूपी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वहां से एटा से कुछ है नॉमिनेटेड? जी सर, एटा क्या? के बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स जो हैं वो है वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसमें। 100%? यस सर। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है कुछ स्किल मैपिंग कर रही है, ये क्या चीज है? स्किल मैपिंग, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट माइग्रेटेड इट। लेबर के बारे में कुछ ओके। समस्या? जी सर, तो जो अभी माइग्रेंट्स वहां से लौट के आए हैं तो उससे उसको लेके बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई है। तो गवर्नमेंट इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाह रही है। तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी जो डिफरेंट, वो वहां पे जिस फील्ड में काम कर रहे थे तो उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है कि वो उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जा रहा है। पिछले कुछ महीने से जब से कोविड इशू चला है, तो ये देखा गया है एफडीआई भारत में आ रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? भारत में क्यों आ रही है एफडीआई? सर सॉरी सर, आई कांट हियर यू। एफडीआई। एफपीआई। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई। इन्वेस्टमेंट, हाँ। ओके ओके। तो इंडिया में इंक्रीज क्यों हो रही है इंक्रीज कोविड क्यों के हो बाद? रही है हम्म, कोविड के बाद? हम्म। ओके। जबकि ओके। पूरी दुनिया की इकोनॉमी यस सर। बहुत स्लो डाउन चल रही है तब भी। Yes, sir. So there can be different factors. So one can be Chinese factor. तो अभी क्योंकि लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा परसेप्शन है कि चाइना के इरेगुलरिटीज की वजह से हम लोग इतने बड़े पेंडेमिक में फंसे हुए हैं, तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट वहां से निकल के हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, हमारे कंट्री में आ रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि इस पेंडेमिक के बीच गवर्नमेंट ने काफी सारे लेबर लॉज को थोड़ा सा मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए थोड़ा थोड़ा उसको लिबरल कर दिया है। तो इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है। और भारत डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़ा नहीं है पूरी दुनिया में? यस सर, ये कोई यस सर, यस सर, मार्केट इज वेरी बिग। ओके। अच्छा, एक कोविड-19 नाम ही क्यों रखा गया है इसका? ये 19 क्या चीज है और कोविड क्या फुल फॉर्म, कुछ पता है? यस सर, तो सर ये कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि ये 2019 में आया इसलिए सर 19 है। एंड ये इसका नाम है। इसका कोई अल्टरनेटिव नेम पता है? अल्टरनेटिव सर नेम तो यही है, इसका फॉर्मल नेम, कोई अल्टरनेटिव अच्छा नेम नहीं है। अच्छा। तो ये SARS-CoV-2 ये क्यों बोलते हैं इसे? ओके सर। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? Yes, sir. Yes, sorry, sir. पेपर तो I आपने, just forget. हाँ, Okay, तो sir. So, yes, sir. Sir, it's a respiratory syndromes. As I'm not able to recall complete name SARS, but it's a respiratory syndrome COVID-2, क्योंकि पहले भी सर यही वाला वायरस जो है, मतलब इससे थोड़ा चेंज, लेकिन यही सिम्टम्स के साथ पहले भी पेंडेमिक आया था जो कि चाइना में ही आया था, SARS कोविड सिंड्रोम। तो उसकी वजह से सर इसको SARS COVID-2 कहते हैं। अच्छा, ये बर्ड फ्लू भी कुछ वायरल से होता था, उस वायरस का नाम पता है? बर्ड फ्लू। यस सर, H5N1 और स्वाइन फ्लू। सर, H1N1 वायरस। अच्छा, अब मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ बताइए। जी सर, सर 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे थे, जो कि एजेंडा 21 भी उसको कहते हैं, कि एजेंडा 21 के अंडर हैं वो 17 डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक हमको पूरे करने हैं। और उसके अंदर 169 टारगेट्स हैं। और ये गोल जो है मतलब हमारी जरूरतों के साथ को अच्छे से पूरा करने के साथ साथ जो हमारी आगे वाली जनरेशंस है उनको भी वो भी इतने कैपेबल हो कि वो भी अपनी जरूरतें पूरा कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी के साथ ये गोल बनाए गए। अभी आपने मतलब बोला था कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहेंगे, तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर है ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है? जस्ट अ मिनट सर।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 वो जी जी चेक करना है इसे, ठीक है ना, इसे चेक जरूर करना। अच्छा ये बताओ मुझे, ये अल नीनो शब्द सुना है आपने? अल यस नीनो सर यस क्या सर होता है, शॉर्ट में सर बताओ। जी सर सर जो जस्ट मिनट सर हाँ जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो ईस्ट उसका जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है उसमें एक डिफरेंशियल हीटिंग होती है तो कभी कभी कुछ सालों में वो हीटिंग बहुत ज्यादा होती है और सॉरी सर हीटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है इन द सेंस के ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साइड्स में जो जो पार्ट है वहां पे वो हीटेड रहता है लेकिन वहां पे वो कूलिंग हो जाती है और जो चिले वाला जो कोस्ट है वहां पे हीटिंग हो जाती है तो ये जो चेंज हो जाता है उसकी वजह से मानसून पैटर्न इंडिया का उसमें फर्क पड़ता है तो ये सर एल नीनो ओके, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान सुना है आपने? जी सर क्या है, इसे शॉर्ट में बताइए। यस सर तो सर अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ग्लोबलाइजेशन पे काफी हिट हुआ है कि अभी हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में काफी मतलब गिरावट आई है तो गवर्नमेंट ने इस पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है जिससे कि हम अपने अपने आप को सस्टेनेबल कर सके और सस्टेनेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सेक्टर मेनली तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफी सारे काम किए हैं एमएसएमईज के लिए और आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज एक लेके आए हैं ऐप बनाने के लिए तो अपने सस्टेनेबिलिटी और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है अभी ये कोविड-19 के दौरान बहुत सारे न्यूज़पेपर हमने देखा था कि लोग कहते चाइना के आइटम का बहिष्कार कीजिए, चाइना से इंपोर्ट कुछ भी ना कीजिए। तो आपकी नज़रों में ये कहाँ तक जो है सस्टेनेबल है इंडियन की इकोनॉमी के लिए, या ये जो केवल शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा था? सर नेशनल सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारे स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल उस पर कुछ हो रहा है तो जनता के सेंटिमेंट्स होते हैं उन चीजों को लेके लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम देख सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास मार्केट बहुत ज्यादा है हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं अपने एप्स खुद के एप्स डेवलप करने में तो मुझे लगता है कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं अपने यहाँ पे ये सब चीजें डेवलप करने में तो कंप्लीट बैन कर सकते हैं हम चाइना का इंपोर्ट? नो सर कंप्लीट बैन करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिन चीजों में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है जिसमें हमारा कोई भी मतलब हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है उनको हमें बैन नहीं करना चाहिए लेकिन जिन चीजों में हमारे पास जैसे कि एप्स की बात है तो हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सारे एप्स हैं इट्स जस्ट दैट कि उनको थोड़ा पॉपुलर करने की जरूरत है और वो तभी होंगे जब उनको एक एनवायरमेंट एडेप्टेबल एनवायरमेंट मिलेगा जब हम उन कुछ एप्स जो बाहर के हैं उनको बैन करके अगर कर सकते हैं तो इट्स अ गुड थिंग आई क्या आपने ऑप्शनल फिलोसफी लिया था, थिंक जी तो आप इसको कैसे कोरिलेट करोगे कि अगर मान लो आपको डीवाई कलेक्टर बना दिया जाता है तो कुछ फिलोसफी का उसमें योगदान हो सकता है? यस सर फिलोसफी का योगदान है एक तो सीधे सीधे एक जो पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है उसमें हम स्टेट एंड सिटीजन्स का रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं स्टेट को कैसा होना चाहिए रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है तो ये सारी चीजें वहां पे यूटिलाइज हो सकती है मतलब दीज आर द आइडियाज और अगर आप ब्रॉडर सेंस में कहें तो हम जो भी करते हैं उनका जो आइडिया लेवल पे अगर कहीं से कुछ आता है तो वो फिलोसफी से ही आता है ओके, अच्छा आप पीएचडी भी कर रहे हो, जी अभी सर यूजीसी ने एक ऐप निकाला, ओके 90% के आसपास बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये आउटकम था उनका कि इस कॉपी पेस्ट को रोकने के लिए एक ऐप है, उस ऐप का नाम पता है आपको? सर ऐसे एक टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि प्लेजरिज्म चेक किया जाता है हाँ, बट इसके उसका अलावा कोई ऐप है तो आई एम नॉट अवेयर सर नाम आप ढूंढोगे, ठीक है? अच्छा, ये इनकाउंटर जो हो रहा है आपकी नजरों में कहाँ तक सही है इनकाउंटर होना, अगर अपराधी को हमने पकड़ लिया तो? अपराधी को पकड़ लिया है सर इनकाउंटर्स अगर एज सच
तो इनकाउंटर को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ एंड ऑल्सो दे आर अगेंस्ट आर्टिकल 21 विच सेज नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस तरीके से इनकाउंटर को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि हमारा आईपीसी सेक्शन 96 to 106 में दिया हुआ है। ये कोविड का एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है जी भारत सरकार जबकि कह रही है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपकी जी। नजरों में क्या है, क्या लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है या होने के चांसेस हैं? सर जैसा कि गवर्नमेंट की पोजीशन है कि अभी तक नहीं हुआ है, बाकी न्यूज़पेपर से जो मैंने पढ़ा है उसमें ये है ज्यादा केसेस हो गए हैं, तो साइंटिस्ट लॉबी ये कह रही है कि इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि स्प्रेड नहीं हुआ हो। लेकिन अगर मैं अपना अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो जो जहां मैं रहती हूँ तो वहां पे अभी तक हम ये पता कर पा रहे हैं कि अगर किसी को हुआ है तो उसको कहाँ से हुआ है, उसका सोर्स हम देख पा रहे हैं। तो उस नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। नंबर्स इतने ज्यादा हैं क्योंकि हमारे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम सोर्स पता कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं हुआ है। कि वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं? सब विमेन एम्पावरमेंट से मुझे लगता है कि मेन और विमेन को सेम पेडेस्टल पे लेके आना, और विमेन को एक उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, एक चॉइस होना चाहिए किसी अपने, और उस चॉइस को एक्चुअलाइज करने के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे कैन एक्चुअलाइज देयर चॉइस मीनिंगफुली। तो ये मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में सुना है आपने? सर ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ओके। हाँ। तो सर एम्प्लॉयमेंट के मतलब विमेन एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आजकल काफी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पायदान पे जाके रुक जाती हैं, वो उसको हेड करने नहीं पहुंचती। बहुत बहुत चंद महिलाएं जिनको गिना जा सकता है कि ये महिलाएं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हैं। तो ये जो इफेक्ट है कि जिनको ऊपर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, दैट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट। बीटेक करने के बाद आपने जॉब करी थी कुछ? सर मैंने बीटेक नहीं किया है, अच्छा। बीएससी कंप्यूटर साइंस। अच्छा, बीएससी कंप्यूटर साइंस। जी। अच्छा, अमेरिका में कुछ रेशियल रियॉट्स हुए हैं, कुछ दंगे हुए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, अभी कुछ समय पहले अमेरिका में रेशियल दंगे हुए थे, जो कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो कैंपेन था वो काफी प्रचलित हुआ था। तो हाँ, वहाँ पे दंगे हुए। एक फेमस सिंगर, उसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम पता है? फेमस ये सिंगर दंगे की और डेथ? हाँ, और दंगे भड़क गए थे फिर इसके बाद। सॉरी सर, आई डोंट नो। नोबेल प्राइज इस बार किसी इंडियन ओरिजिन किसी जी पर्सन को सर। मिला है? किस जी क्षेत्र में सर, मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को मिला है नोबेल प्राइज इस बार। उन्होंने पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है उस पर काम किया है। अच्छा, जैसे मान लो कि आप जो है अपने क्षेत्र में जो है एसडीएम बन गए हैं, तो पॉवर्टी को आप कैसे कम करोगे? या मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 3, या आपको एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, कि हेल्थ सेक्टर पे काम करोगे, ठीक है, या आप जो है तीसरा कोई एक अपना सेक्टर चुन सकते हो। ऑप्शंस आपके पास 3 है, तो किस सेक्टर को आप चुनोगे? सर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि एजुकेशन सेक्टर पे अगर हम काम करना चाहेंगे, लेकिन एजुकेशन का आउटकम तभी आएगा जब स्टूडेंट्स हेल्दी होंगे, उनकी मेंटल स्टेट अच्छी होगी। तो हमें एजुकेशन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हेल्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग कि एजुकेशन, और जो मैंने कहा कि पॉवर्टी वाली बात है, तो उसके लिए भी हमें डेवलपमेंटल काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो विशियस साइकिल एक क्रिएट हो जाती है कि अगर लोग ज्यादा गरीब होंगे तो फिर वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजते ही नहीं है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक वे में अप्रोच हमको लाना पड़ेगा। कंक्लूड करो। ठीक, ओके, तो बस इतना ही मेरे को पूछना था, बाकी सर आप फीडबैक दीजिए। काफी हो गया। तान्या जी, तान्या जी सर। सुन रही हैं? जी सर। आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका सिलेक्शन मैं पक्का समझता हूँ।
जो हम लोगों से बात हुई है और जो 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 क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं थे उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जी सर। वो क्वेश्चन है, मतलब हम लोगों ने ये ऐसा प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो उन पर ही हमने आपसे बात करी है। जी सर। आपकी जो हॉबी आपने दिखाई है वो पेंटिंग एंड एनसीसी है। नहीं सर, वो मैंने सिर्फ एनसीसी वहाँ पे लिख दिया है कि एनसीसी भी मैंने किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा, एक्टिविटी। एनसीसी आपने किया है ना? जी सर, जी सर। राइट, तो ठीक है। तो एनसीसी एक सवाल, मतलब एक बात मैं और कह दूं आपसे, जैसे इंडियन फिलोसफी पे कुछ सवाल और हो सकते हैं वहाँ पे, तो ये जी आपका स्ट्रॉन्ग है जहाँ तक मैं समझा। और एनसीसी से जुड़ी हुई एक लड़की अभी लाइमलाइट में आई, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आइडिया है तुमको? सॉरी सर, I don't know. गुजरात गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर के बेटे के अगेंस्ट उसने जो है, ओके ओके, जो पुलिस कॉप सुनीता यादव। राइट राइट, तो ये सब स्वाभाविक सवाल है। ऑल द बेस्ट, आप सफल हों। ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, वॉइस अच्छी है, और जिस हिसाब से पोस्चर, बॉडी पोस्चर सब परफेक्ट है, और टू द पॉइंट बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं कहीं जहां आपको चीजें थोड़ी सी नहीं आ रही हैं वहां पे आप खींच रही हैं लंबा, तो उसको थोड़ा सा करने की जरूरत है, लेकिन आप कर ले जाएंगी उसको भी। ठीक है, ठीक है, ओके। Unacademy. Let's crack it.